So the last part of the chapter is fungal infections of CNS. So various fungal agents can cause CNS infections, mainly chronic meningitis, out of which Cryptococcus neoformans is the most important. तो इसमें हम सिर्फ एक फंजाई की meningitis पढ़ रहे हैं, cryptococcal meningitis, which is caused by Cryptococcus neoformans, और ये chronic meningitis cause करती है mainly. तो cryptococcal meningitis is caused by capsular yeast called as Cryptococcus neoformans, and Cryptococcus neoformans is a capsulated yeast which is capable of producing a potentially fatal meningitis in HIV infected people. तो ये HIV infected people के अंदर एकदम fatal meningitis cause करने के लिए capable है. The species and serotypes are, there are 2 species, Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii, and 4 serotypes A, B, C and D. Then primary CNS pathogen is Cryptococcus neoformans, and fungi which primarily cause infection of other body sites rarely cause CNS infections. तो सबसे पहले अपने पास एजेंट ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस जो कभी कभी कॉज कर सकते हैं CNS इन्फेक्शन. ये ऐसे फंजाई हैं जो अदर बॉडी साइट्स को इन्फेक्ट करती हैं, बट कभी कभी CNS को भी कर सकती हैं. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिस्टमिक माइकोसिस, जिसके अंदर आएगा ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड कोक्सीडायोड्स इमिटिस, और ये सारे के सारे डायमॉर्फिक फंजाई हैं. ठीक है. उसके बाद फिर आता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, जिसके अंदर आता है स्पोरोथिक शिशेंस्की, और ये भी एक डायमॉर्फिक फंजाई है. उसके बाद आता है अपॉर्चुनिस्टिक फंगल एजेंट जैसे कि कैंडाइडा एल्बाइकेंस, एस्परजिलिस एंड म्यूकर. तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं. ठीक है. म्यूकर, कैंडिडा एंड एस्परजिलिस. सबक्यूटेनियस के अंदर कौन होता है? सबक्यूटेनियस के अंदर स्पोरोथिक शिशेंस्की, और सिस्टमिक के अंदर ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड कोक्सीडायोड्स इमिटिस. एंड अदर्स के अंदर आता है माइक्रोस्पोरिडिया. ठीक है. Cryptococcus neoformans occurs in 2 varieties, Cryptococcus neoformans variety group B and Cryptococcus neoformans variety neoformans. ये क्लासिकल वाला. ठीक है. विच correlates with the serotype A and D respectively. तो जो D वाला होता है वो क्या होता है? Cryptococcus neoformans variety neoformans. ठीक है. सीरोवोर neoformans. ठीक है. C gattii is antigenically diverse and corresponds to the serotype B and C. जो गैटी वाला होता है हमने पढ़ा था ना ऊपर, दो यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 स्पीसीज़ होती हैं. तो 2 स्पीसीज़ हमने पढ़ी थी, नियोफॉर्मेंस एंड गैटी. और गैटी वाला क्या होता है? बी होता है, और नियोफॉर्मेंस वाला डी होता है. ठीक है. बी एंड सी, सीरोटाइप बी एंड सी. उसके बाद आता है मोस्ट लेबोरेटरीज डू नॉट रूटीनली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप्स एंड रिपोर्ट्स ऑल आइसोलेट्स सिंपली एज क्रिप्टोकस नियोफॉर्मेंस के थ्रू वो रिपोर्ट देते हैं. ठीक है. फिर आते हैं पैथोजेनेसिस. इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टोकोकस. ठीक है. एरोसोल की हेल्प से both yeast cells as well as the basidospores, the sexual stage of the cryptococcus, are infectious. दोनों yeast cell भी और basidospore भी. basidospore क्या होती है? सेक्शुअल स्टेज होती है. In immunocompetent individuals, the lung exhibit defense mechanism which usually limit the infection. However, in people with low immunity, pulmonary infection occurs followed by the dissemination through blood. तो इसने क्या बोला है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो तो लंग के थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं और इन्फेक्शन को लिमिट आउट कर देते हैं, बट जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उनके अंदर पल्मोनरी इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू फैल सकता है. ठीक है. CNS spread. The unique feature of Cryptococcus is its ability to cross blood-brain barrier, which occurs by the yeast cells. Either they migrate directly across the endothelium or carried inside the macrophages at Trojan horse. तो उन्होंने बोला है कि जो यूनिक फीचर है क्रिप्टोकोकस का वो क्या है कि ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, और जो किसकी हेल्प से होता है? यीस्ट सेल्स की वजह से होता है, और वो एंडोथीलियम के अक्रॉस माइग्रेट कर जाते हैं, और अगर उनका मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स. फिर आते हैं विरुलेंस फैक्टर ऑफ क्रिप्टोकोकस दैट फेवर्स इन्वेजन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड्स पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, एबिलिटी टू मेक मेलानिन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर एंजाइम्स सच एज फोस्फोलाइपेज एंड यूरियस. तो एक तो इसके पास क्या होता है? फोस्फोग्लिसराइड का कैप्सूल होता है. एक इसके पास एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जो एक एंजाइम by producing an ability to make melanin by producing an enzyme phenyl oxidase, और कुछ अदर एंजाइम्स के अंदर क्या आता है? फोस्फोलाइपेज एंड यूरियस. ठीक है. और कैप्सूल जो होता है इसका प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर होता है फंगस का, जो कि एंटीफेगोसिटिक होता है एंड ऑल्सो इनहिबिट द होस्ट स्लोकर इम्यून रिस्पॉन्स. तो एक चीज़ क्या है? कैप्सूल और 2 एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स के अंदर एक आता है फिनाइल ऑक्सीडेज और एक अपने पास आता है फोस्फोलाइपेज एंड यूरियस. ठीक है. अब फिनाइल ऑक्सीडेज जो होता है इसकी वजह से मेलानिन सिक्रेट होता है, और कैप्सूल जो होता है प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर होता है जो एंटीफेगोसिटिक होता है और इनहिबिट करता है होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को.
ठीक है। और जो अपने पास फॉस्फोलाइपेज और यूरियाज होते हैं ये अदर एंजाइम्स के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर्स। इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क फॉर क्रिप्टोकोकस इंक्लूड पेशेंट्स विद एडवांस्ड HIV इन्फेक्शन विद CD4 T cell count less than 200 per microliter. They are at high risk of acquiring Cryptococcus neoformans infection. However, Cryptococcus gattii is not associated with HIV infection. It usually causes infection in immunocompetent individuals. ठीक है। तो गैटी वाला जो होता है ये HIV वालों के अंदर नहीं होता, ये इम्यूनोकॉम्पिटेंट के अंदर होता है। ठीक है। पेशेंट्स विद हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, अगर हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज है तो उनके अंदर होने के चांसेस, HIV वालों के अंदर होने के चांसेस है, ट्रांसप्लांट वालों के अंदर, और इम्यूनोसप्रेसिव्स पे फिर स्टेरॉइड थेरेपी पे जो है उनके अंदर। तो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड क्रिप्टोकोकल पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस, इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पल्मोनरी। देन मेनिंजाइटिस, उसके अंदर आता है हेडेक, फीवर, सेंसरी एंड मेमोरी लॉस। ठीक है। क्रेनियल नर्व पैरेसिस एंड लॉस ऑफ विजन ड्यू टू ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें दिख नहीं रहा। ठीक है। क्रेनियल नर्व पैरेसिस, मेमोरी एंड सेंसरी लॉस, फीवर एंड हेडेक। ठीक है। और ये सब क्रॉनिक मेनिंजाइटिस की तरह होते हैं, मतलब क्रॉनिक मेनिंजाइटिस की तरह प्रेजेंट होते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। स्किन लेजन्स, दे आर कॉमनली सीन विद क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस, सीरोवर नियोफॉर्मेंस सीरोटाइप D। ऑस्टियोलिटिक बोन लीजन्स, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक हमने कहाँ देखी है, लंग्स के अंदर देखी है। ठीक है। उसके अलावा एक हमने ब्रेन के अंदर तो देख ही रहे हैं, मेनिंजाइटिस पढ़ रहे तो उसमें क्या क्या देखा है हमने, हेडेक, फीवर, सेंसरी एंड मेमोरी लॉस, क्रेनियल नर्व पैरेसिस एंड लॉस ऑफ विजन। उसके बाद फिर हमने पूरी बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर देखा है। ठीक है। उसके बाद हमने बोन के अंदर देखा है। ठीक है। बोन के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोलिटिक बोन लीजन्स। ठीक है। 4 जगह, ब्रेन, लंग, स्किन एंड बोन। Epidemiology worldwide, Cryptococcus accounts for nearly 1 million cases with more than 6 lakh deaths annually. ठीक है। तो बहुत सारे इसके केसेस हम देख पा रहे हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस सीरोवर ग्रुप B सीरोटाइप A। तो A कौन सा है, ग्रुप B। ठीक है। गैटी कौन सा था, B and C, एंड D कौन सा है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ठीक है। तो ग्रुप B जो सीरोटाइप A है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मिल रहा है। हाउएवर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस ये जो D वाला होता है ये रिस्ट्रिक्टेड टू यूरोप एंड गैटी टू ट्रॉपिक्स, एंड दिस इज वर्ल्ड वाइड। ठीक है। उसके बाद हैबिटेट की अगर हम बात करें, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन सॉइल्स कंटेमिनेटेड विद एवियन एक्सक्रीटा एंड पिजन्स ड्रॉपिंग। इन कॉन्ट्रास्ट क्रिप्टोकोकस गैटी इनहेबिटेट्स इन यूकेलिप्टस ट्री। तो ये चीज़ याद रखना, यूकेलिप्टस ट्री के अंदर इनहेबिटेट करता है, और नियोफॉर्मेंस वाला एवियन एक्सक्रीटा से अफेक्टेड कंटेमिनेटेड सॉइल एंड पिजन ड्रॉपिंग से। ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, CSF, ब्लड एंड स्किन। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन ऐड करते हैं विद 2% mercurochrome and nigrosin stain are used to demonstrate the capsule which appears as refractile delineating clear space surrounding the round budding yeast cells against a black background। तो हमें नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर एक ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर राउंड बडिंग yeast सेल्स दिखती हैं। ठीक है। जिसके आसपास एक क्लियर स्पेस है और रिफ्रैक्टाइल डिलीनिएटेड। ठीक है। मतलब तक क्लियर नहीं है। ठीक है। डिलीनिएटेड रिफ्रैक्टाइल डिलीनिएटेड क्लियर स्पेस होता है। ठीक है। और हम कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन एंड निग्रोसिन स्टेन, एंड मॉडिफाइड इंडिया इंक स्टेन इज एडेड विद 2% mercurochrome। ठीक है। कैप्सूल्स में भी ट्वाइस एज थिक एज द डायमीटर ऑफ द yeast सेल and the India ink stain is less sensitive, 60 to 70%. Gram staining may show the gram-positive round budding yeast cells. Other stains are mucicarmine, mesenfontaine and Elchin blue to demonstrate the capsule. ठीक है। तो म्यूसिकार्मिन स्टेन जो होता है वो कार्मिनोफिलिक सेल वॉल ऑफ द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को स्टेन करता है, और मेसेनफोंटाना तो हमने पढ़ा ही था मेलेनिन के लिए, मेसेनफोंटाना, S100, ठीक है, SMB45। तो ये सारे जो स्टेन्स होते हैं मेलेनिन के लिए होते हैं। ठीक है। म्यूसिकार्मिन एंड एल्शिन ब्लू कैप्सूल को स्टेन करने के लिए होता है, और म्यूसिकार्मिन जो होता है वो सेल वॉल को करता है, कार्मिनोफिलिक सेल वॉल को, और एल्शिन ब्लू कैप्सूल को। फिर हम करते हैं एंटीजन डिटेक्शन। द कैप्सूलर एंटीजन्स कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द CSF और सीरम बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंड इट इज़ रैपिड एंड सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड।
ठीक है। तो एंटीजन डिटेक्शन के अंदर हमें याद करना है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर के अंदर क्या होता है कि CSF इज़ इनोकुलेटेड इनटू अ सोबरोज डेक्सट्रोज अगार SDA विदाउट एंटीबायोटिक्स, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम कौन कौन से अगार पे कर रहे हैं, ब्लड या चॉकलेट एंड SDA, ठीक है, विदाउट एंटीबायोटिक्स, इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ब्लड इज इनोकुलेटेड इन बायफेजिक कल्चर बॉटल्स, ब्लड कल्चर बॉटल्स, कॉलोनीज अपीयर्स एज म्यूकॉइड, क्रीमी वाइट एंड जस्ट लाइक, ठीक है। इस टाइप की कॉलोनीज हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इंडेंग स्टेनिंग जो पहला ये है, इंडेंग स्टेनिंग है, शोज क्लियर रिफ्रेक्टाइल कैप्सूल सराउंडिंग द राउंड बडिंग ईस्ट सेल्स। और इसमें ये क्या है, SDA के अंदर हमने 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने इसको ग्रो किया है विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो इसमें क्या मिला है हमें, क्रीमी वाइट एंड म्यूकॉइड कॉलोनीज, ठीक है। कन्फर्मेशन हम कैसे करते हैं, नाइगर सीड अगार एंड बर्ड सीड अगार, दे आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द मेलानिन प्रोडक्शन, ब्राउन कलर्ड कॉलोनीज, growth at 37 degree Celsius, urease test positive, assimilation of inositol and nitrate, mouse pathogenicity test and automated identification system such as MALDI-TOF, ठीक है। तो कौन कौन से अगार हैं, नाइगर सीड अगार एंड बर्ड सीड अगार, देन टेम्परेचर, पिगमेंट, एंजाइम यूरियस प्रोडक्शन, assimilation of inositol and nitrate, mouse pathogenicity test, automated system, ठीक है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आता है क्रिप्टोकोकस विदाउट CNS इन्वॉल्वमेंट, आप क्या दोगे, फ्लूकेनोजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट विद CNS इन्वॉल्वमेंट, द रिकमेंडेशन रेजिमेन इज इंडक्शन फेज के अंदर आप दोगे 2 वीक्स एम्फोटेरिसिन B एंड फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय ओरल फ्लूकेनोजोल थेरेपी, ठीक है, जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट हम दे रहे थे, विद CD4 T काउंट रेजेज मोर देन 200 माइक्रोलीटर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो हम अगर ट्रीटमेंट बात करें तो हो सकता है कि CNS इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। तो नहीं है या फिर है, तो अगर नहीं है तो हम नॉर्मल दवाई देंगे फ्लूकोनाजोल। अब CNS इन्वॉल्वमेंट अगर है तो स्टार्टिंग के 2 वीक्स जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन फेज़, ठीक है, और फिर उसके बाद वाले फेज़ को हम बोलते हैं फॉलोअप फेज़, ठीक है, फॉलोड बाय वही जो हम पहले दे रहे थे, ओरल फ्लूकोनाजोल थेरेपी, जब तक CD4 T काउंट जो है वो 200 माइक्रोलीटर से ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। और ये कब तक देनी है हमें, 6 मंथ्स तक। और स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में हमें कौन सी दवाई देनी है, एम्फोटेरिसिन B, प्लस साथ में दे भी सकते हैं, नहीं भी, फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। तो ये है आपका ट्रीटमेंट। तो ये वाली दवाई और ये दवाई तो सेम ही है बाद वाली, तो बस आपको एक याद करनी है, एम्फोटेरिसिन B प्लस माइनस फ्लूसाइटोसिन, ये फ्लूकोनाजोल और वो फ्लूसाइटोसिन है, ठीक है। अदर फंगल इन्फेक्शंस ऑफ CNS इंक्लूड राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो कि बहुत रेयर इन्फेक्शन है, साइनसेस, आइज़, ऑर्बिट्स, ऑरल कैविटी एंड ब्रेन का, ठीक है। तो देखो ब्रेन से स्टार्ट करो, ब्रेन, फिर नीचे आती हैं ऑर्बिट के अंदर आइज़, ठीक है, फिर साइनसेस, फिर ऑरल कैविटी, ठीक है। तो फिर ये कौन कॉज करता है, सेप्रोफिटिक फंगाई ज़ाइगोमेसेटीज फैमिली की, ठीक है, सच एज म्यूकर एंड राइजोपस। इट अकर्स कॉमनली इन पेशेंट्स विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इट स्टार्ट्स एज आई एंड फेशियल पेन, मे प्रोग्रेसेस टू कोज द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, प्रोप्टोसिस एंड विजन लॉस, ठीक है। तो आई से स्टार्ट होगा, आइज़ में और फेस में पेन होगा, और फिर धीरे धीरे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगी, प्रोप्टोसिस होगी और विजन लॉस हो जाएगा, और इन्फेक्शन कैन रैपिडली रिजल्ट इन डेथ। फिर एक और इन्फेक्शन है क्लेडोफाइलोफोरा बेंटियाना। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिमेशियस और फ्यूइड फंगस, ठीक है, फ्यूइड फंगस। इट इज़ न्यूरोट्रोपिक, प्रोड्यूसेस ब्रेन एप्सिस, फ्रंटल लोब बीइंग द मोस्ट कॉमन साइट अफेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है, ब्रेन एप्सिस कॉज करता है, क्लेडोफाइलोफोरा बेंटियाना, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, ब्रेन एप्सिस एंड फ्रंटल लोब सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फिर आता है माइक्रोस्पोरिडिया। देयर टेक्सोनोमी रिसेंटली चेंज फ्रॉम पैरासाइट टू फंगस, पहले उनको पैरासाइट मानते थे माइक्रोस्पोरिडिया को, बट अब फंगस बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए हम फंगल इन्फेक्शन ऑफ CNS में पढ़ रहे हैं। तो इसके 2 स्पीसीज़ होती हैं जो ब्रेन एप्सिस कोज कर सकती हैं, एनसेफेलिटोजून क्यूनिक्यूलाए एंड ट्रैकीप्लिस्टोफोरा, ठीक है। ये क्या कोज कर सकते हैं, ब्रेन एप्सिस। दे यूजुअली कोज इंटेस्टाइनल एंड ऑक्यूलर इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन में, ठीक है, और आइज़ में ऑक्यूलर इन्फेक्शन, ठीक है, डिस्कस इन चैप्टर 45 एंड 17।
ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। फंगल इन्फेक्शन में हमने पढ़ा है सिर्फ एक फंगस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, जिसकी हमने अलग अलग वैराइटीज़ पढ़ी हैं, सीरोटाइप्स पढ़े हैं ABCD। ठीक है। फिर जो ए वाला था वो अपने पास होता है ग्रूबी, जो मोस्ट कॉमन होता है वर्ल्ड वाइड के अंदर। बी और सी वाला गेटी होता है जो ट्रॉपिक्स के अंदर होता है, और डी वाला क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो यूरोप के अंदर होता है। ठीक है। और इनको हम लेबोरेटरीज़ के अंदर रूटीनली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। उसके अलावा फिर हमने अदर इन्फेक्शंस पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है सिस्टमिक माइकोसिस का, सबक्यूटेनियस का। सबक्यूटेनियस का होता है स्पोरोथ्रिसेशंस के, और सिस्टमिक माइकोसिस के अंदर 3 हमने डायमॉर्फिक फंजाइज पढ़े हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड कॉक्सीडायोड्स इमिटिस। फिर हमने अपॉर्चुनिस्टिक में पढ़ा है म्यूकर मैक पढ़ा है ना, MAC, म्यूकर, एस्परजिलस एंड कैंडिडा एल्बिगेंस। ठीक है। फिर अदर्स के अंदर माइक्रोस्पोरिडिया जो सबसे लास्ट वाला हमने यहाँ पढ़ा था वही है, जो एक पैरासिट माना जाता था पहले, अब बट अब वो फंगस है जो ब्रेन एब्सेस कोज करता है, इंटेस्टाइनल और इन्फेक्शंस कोज करता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ना है इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट होते हैं वो तो लड़ लेते हैं, तो वो लिमिट कर देते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है। बट जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती उनके अंदर सबसे पहले पल्मोनरी इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है, फिर डिसेमिनेट करके ब्लड के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जिस सेल्स जो होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं CNS के अंदर, और अगर किसी मैक्रोफेज ने वो खा ली तो वो ट्रोजन हॉर्स का काम करती हैं। ठीक है। अब ये लंग के अंदर पहुंचता कैसे, एरोसोल की फॉर्म में, बोथ यीस्ट सेल्स एज वेल एज बेसिडियोस्पोर्स, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज। विरुलेंस फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल होता है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, जो एंटीफेगोसिटिक होता है और जो होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स को इनिबिट करता है। उसके बाद फिर एक पिगमेंट आता है, मेलानिन पिगमेंट, जो कौन सा एंजाइम से करता है, फिनाइल ऑक्सीडेज, और उसके अलावा 2 और एंजाइम्स है, फोस्फोलाइपेज एंड यूरियस। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। पर नियोफॉर्मेंस वाला, ठीक है, और जो गेटी वाला जो होता है वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे कि हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज़ के साथ अगर कोई पेशेंट है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट वाला है, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड थेरेपी के साथ है, उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिए। तो विरुलेंस फैक्टर देख ली, रिस्क फैक्टर देख ली, पैथोजेनेसिस देख ली, ठीक है, और वैरायटी देख ली। ठीक है। और अदर्स देख लिया हमने। उसके बाद फिर आते हैं अपने पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे। तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी आ जाएगी, ब्रेन के अंदर क्रॉनिक मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स, हेडेक, फीवर, सेंसरी एंड मेमोरी लॉस, क्रीनियल नर्व पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ विजन आ जाएगा, और क्योंकि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई है। फिर स्किन इन्वॉल्वमेंट के अंदर स्किन लीजन्स और ऑस्टोलिटिक बोन लीजन्स। एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, 1 मिलियन केसेस के अंदर लगभग 6 लाख तो डेथ हो जाती है एनुअली। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जो नियोफॉर्मेंस वाला होता है वो तो इवेनिक्स क्रीटा के अंदर, और पीजन ड्रॉपिक्स के अंदर जब वो कंटेमिनेट कर देते हैं सोइल को तो वहाँ से वो करते हैं, वहाँ पे उसका हैबिटेट होता है, और गेटी का यूकेलिप्टस ट्री के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो CSF ब्लड और स्किन जो होता है वो स्पेसिमेंस हो सकते हैं। फिर हमने स्टेनिंग करी तो नेगेटिव स्टेनिंग करी है, जिसका हमने 2 स्टेन लिए हैं, मॉडिफाइड इंडिया इंक और निग्रोसन स्टेन। मॉडिफाइड इंडिया इंक वाले को हमने 2% म्यूको मर्क्यूरोक्रॉम के साथ ऐड किया है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसकी वो देख लिया कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ हमें सेल्स देखने को मिलेंगे, राउंड यूज्ड सेल्स, जो कि क्या होंगे, रिफ्रैक्टाइल डीलिनेटेड क्लियर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। कैप्सूल जो होता है वो इनके डायमीटर से डबल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव आ जाएगा। अदर स्टेन्स के नाम एल्शियम ब्लू, मेसन फोंटाना एंड म्यूसिकार्मिन। एंटीजन डिटेक्शन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। कल्चर अगर हम करेंगे तो SDA के अंदर कर सकते हैं विदाउट एंटीबायोटिक, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, म्यूकोइड क्रीमी वाइट कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, जिस लाइक कॉलोनीज देखने को मिलती है। 37 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ देखते हैं ब्लड और चॉकलेट अगार के अंदर। ठीक है। और बायोफिजिक ब्लड कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए नाइगर सीड अगार, बर्ड सीड अगार और मेलन प्रोडक्शन देख सकते हैं कि ब्राउन कलर की कॉलोनीज आएंगी। यूरियस पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव आएगा। एसिमिलेशन ऑफ इनोसिटोल एंड नाइट्रेट, माउस पैथोजेनिसिटी टेस्ट एंड माल्डिटोफ। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा इसका ट्रीटमेंट के अंदर CNS इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फ्लूकोनाजोल, इन्वॉल्वमेंट है तो 2 वीक्स के लिए सबसे पहले इंडक्शन फेज़ होता है, जिसमें हम एम्फोटेरेसिन B देते हैं +- फ्लूसाइटोसिन, और फिर उसके बाद 6 महीने के लिए हम फ्लूकोनाजोल देते हैं, तब तक CD4 काउंट 200 पर माइक्रोलीटर जो है उससे ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अदर्स के अंदर हम देखते हैं राइनोसेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस और क्लेडोफाइलोफोरा बेंटीडिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लो, बेंटीडिया बी से ब्रेन एब्सिस। ठीक है। और राइनोसेरिब्रल तो सेरिब्रल है तो इसके अंदर मैंने बताया था क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ब्रेन, ऑर्बिट्स, आइज़, फिर साइनसेस एंड ओरल कैविटी।
ठीक है। और ये जो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। रेयर इन्फेक्शन होता है, बहुत आइज एंड फेशियल पेन के साथ स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सेल्युलाइटिस, प्रोप्टोसिस, विजन लॉस एंड देन डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।